गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार झा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूँ। और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का अध्याय 2 और इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मेरा चैनल एड्स फ्री चैनल है, इस पर कभी भी भविष्य में एड्स नहीं दिखाया जाएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ये आप अपने मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। इस अध्याय में हम एक सरल अर्थव्यवस्था की मूल कार्य पद्धति यानी कि फंडामेंटल वर्किंग सिस्टम्स के का परिचय देखेंगे कि आखिर किसी भी सरल अर्थव्यवस्था में क्या क्या कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिस पे कि अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इस अध्याय के मुख्य रूप से तीन खंड हैं, जिसमें कि पहला खंड जो है उसमें प्रारंभिक विचारों का उल्लेख किया गया है जिसके साथ हम कार्य करेंगे। और अध्याय के खंड 2.2 में वर्तुल पथ मतलब सर्कुलर पाथ, सर्कुलर वे, यानी कि एक वृत्ताकार रास्ता, जिसमें कि क्या होता है कि कोई भी जो वस्तु होती है, कोई भी जो उत्पाद होता है, वो उत्पाद उपभोग से फिर उत्पाद में कैसे परिवर्तित हो जाता है, मतलब इसके विभिन्न स्टेज क्या होते हैं, विभिन्न स्तर क्या क्या होते हैं, ये कैसे आखिर जो है ना वहाँ पे पहुँच जाता है, इसके बारे में भी जानेंगे कि वर्तुल पथ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को से गुजरने वाली संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो आमदनी होती है, समस्त आय होती है, उसका कैसे आकलन किया जाता है, यानी कि उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका वर्णन किया गया है। और इसी खंड में यह भी बताया गया है कि कैसे, मतलब इसी खंड में ये बताया गया कि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं। पहली विधि है उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि, यानी कि प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, इस तीनों के बारे में भी बताया गया है। और जो अंतिम खंड यानी कि 2.3, इसमें राष्ट्रीय आय के विविध उपकोटि मतलब सब कैटेगरीज का वर्णन किया गया है, जिसमें सूचकांकों के अंतर्गत जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद अवस्थितिक, यानी कि जिसको जीडीपी डिफ्लेशन कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स की परिभाषा दी गई है। और किसी भी देश के समस्त कल्याण के सूचक के रूप में उस देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को लेने में जो समस्याएं आती है उन पर भी चर्चा की गई है। तो आज इस वीडियो में हम 2.1 की बातें करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो अवश्य देखें ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो। अब नियमतः मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा, तो वीडियो अवश्य पूरी देखें। देखिए, इसमें 2.1 है समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं। आधुनिक अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने वाले, मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में जिन्होंने स्थापित किया, उसमें जो है ना जो आगे अग्रणी यानी कि सबसे आगे जो अपनी भूमिका निभाए थे, उनका नाम है एडम स्मिथ ने। अपनी उनकी इम्पोर्टेंट कृति यानी कि एक पुस्तक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये उनकी किताब का नाम है, एक पुस्तक का नाम है। किसी राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति का सृजन कैसे होता है, यानी कि किसी भी देश की आर्थिक संपत्ति जो होता है वो किस प्रकार बनता है,
इस प्रश्न का उत्तर जैन इसी पुस्तक में दिया हुआ है, यानी कि आर्थिक संपत्ति का सृजन कैसे होता है। ये भी यानी किसी देश, कोई देश है उसमें आर्थिक संपत्ति का क्रिएशन हो रहा है। क्रिएशन कैसे होता है, तो रोटेशन के द्वारा। रोटेशन मतलब कि जैसे कि आपके पास अगर पैसा है तो वह आपके पास ही है, तो उससे कोई सृजन नहीं होगा। लेकिन अगर वो आपसे किसी और के पास गया, जैसे सब्जी हम खरीदते हैं या और भी चीज़ों में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से पैसे का सृजन होता है। तो इसी प्रकार जो है ना, उसमें यह भी बताया गया है कि देश अमीर अथवा गरीब कैसे बनते हैं। यह अर्थशास्त्र के कुछ केंद्रीय प्रश्न है, यानी कि सेंट्रल प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि जिन देशों को खनिज अथवा वन अथवा अधिक उपजाऊ भूमि जैसे प्राकृतिक संपदा उपहार स्वरूप प्रकृति से प्राप्त हुई है, वे देश प्राकृतिक रूप से सबसे धनी है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह है कि किसी भी देश के पास अगर मिनरल ज़्यादा है या वहाँ पे वन ज़्यादा है, वन ज़्यादातर क्षेत्र पे फैला हुआ है, या वहाँ की जो भूमि है बहुत उपजाऊ है, तो इस तरह के अगर उपहार उन्हें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि वो जो है ना, वो देश सबसे धनी हो। वास्तव में संसाधन संपन्न देश है, जैसे अफ्रीका के जो बहुत सारे ऐसे देश हैं, लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, वहाँ पे संसाधनों की कोई कमी नहीं है, यानी कि वहाँ पे वन का प्रतिशत बहुत अधिक है, खनिज भी बहुत अधिक पाया जाता है। लेकिन वहाँ के देश जो है ना, विश्व के सबसे गरीब देशों की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि बहुत सारी जो समृद्ध देशों के पास कोई प्राकृतिक संपदा नहीं है। प्राकृतिक संपदा मतलब बहुत सारे ऐसे जो रिचेस्ट डेवलप्ड कंट्री जो है ना, जो विकसित देश हैं, उनके पास ये वन, उपजाऊ भूमि इत्यादि की कमी है, फिर भी वो क्या है, डेवलप्ड है। एक समय था जब प्राकृतिक संसाधनों के कब्जे को सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता था, कि भाई जिसके एरिया में जितने ज़्यादा ज़मीन है, जिसके पास जितने ज़्यादा वन है, जितना ज़्यादा कोयला का क्षेत्र है, पेट्रोलियम का क्षेत्र है, तो वो उतना ज़्यादा अमीर होगा। लेकिन तब भी उत्पादन प्रक्रम यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा संसाधन का रूपांतरण होता था। आर्थिक संपत्ति अथवा किसी देश के धनी होने के लिए उसके पास केवल संसाधनों का होना आवश्यक नहीं है। यानी कि आर्थिक संपत्ति या किसी देश का रिच कंट्री होने के लिए, यानी कि धनी होने के लिए, यह जरूरी नहीं है कि बस सिर्फ उसके पास संसाधन हो। मुख्य बात यह है कि इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, यानी कि किस प्रकार से इन संसाधनों का उपयोग किया जाए ताकि वो जो है ना, वो देश धनी हो। संसाधन तो है या उसके पास आर्थिक संपत्ति है, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए जिससे कि वो उत्पादन का प्रवाह उत्पन्न हो। उत्पादन का प्रवाह उत्पन्न हो मतलब क्या? उत्पादन का प्रवाह यानी कि प्रोडक्शन जो हो रहा है, प्रोडक्शन जो है ना, सर्कुलेशन हो, प्रोडक्शन का सर्कुलेशन हो तथा उस प्रक्रम से कैसे आय और संपत्ति का सृजन हो। तो इन्हीं सब प्रश्नों के बारे में बात इसमें की गई है। तो अब देखिए, आप में से एक ने ये कहा था कि सर आप प्रश्न का उत्तर भी बताते चले। तो भाई, प्रश्न का उत्तर, इसका मतलब यह होता है कि आप लोग पूरी वीडियो को देखते नहीं हो। प्रश्न का उत्तर इसी टॉपिक में दिया होता है। अब हर एक प्रश्न को मैं बताऊं कि इसका उत्तर ये है, तो इसका मतलब है कि आप उस वीडियो को, पूरी वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं। ध्यान से पूरी वीडियो देखें और समझें। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि ये टॉपिक लंबा है। आइए अब उत्पादन के इस प्रवाह पर विचार कीजिए। उत्पादन के इस प्रवाह की उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पादन के प्रवाह का सृजन करने के लिए लोग अपनी ऊर्जाओं को एक सामाजिक और तकनीकी ढांचे के अंतर्गत प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण में एक साथ लगाते हैं। क्या हुआ मतलब? उत्पादन के प्रवाह का सृजन करने के लिए
प्रवाह यानी कि फ्लो को क्रिएट करने के लिए लोग क्या करते हैं कि अपनी ऊर्जा यानी कि अपने काम करने की शक्ति जो होती है वो एक सामाजिक और तकनीकी ढांचे यानी कि सोशल तरीके से या टेक्नोलॉजी तरीके से प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण में यानी कि चाहे वो प्राकृतिक वातावरण हो या मानव ने उस वातावरण को क्रिएट किया हो, बनाया हो, तो इसमें क्या करता है अपनी ऊर्जाओं को लगाता है। ऊर्जा वो उसकी धन के रूप की भी ऊर्जा हो सकती है या शारीरिक ऊर्जा भी हो सकती है। तो ऊर्जा किसी भी तरीके की हो सकती है। हमारी आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के इस प्रवाह की उत्पत्ति लाखों छोटे बड़े उद्यमों के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से होता है। अब देखिए, आर्थिक उत्पत्ति लाखों छोटे बड़े उद्यमों के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से होता है। इनमें बड़ी संख्या में लोगों को नियोजित करने वाले, नियोजित मतलब उसको काम पे लगाने वाले बड़े बड़े निगमों, कॉरपोरेशन यानी कि निगमों मतलब कॉरपोरेशन से लेकर एकल उद्यमी व्यवसाय शामिल है। एकल उद्यमी व्यवसाय का मतलब क्या हुआ? अब बड़े बड़े उद्यम निगम का मतलब क्या हुआ? अब इसको यहाँ पे समझते हैं। बड़े बड़े निगम जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और एकल उद्यमी व्यवसाय का मतलब है जिसमें एक लोग जो है ना अपनी छोटे से उद्योग लगाते हैं, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 40, 50 इस तरीके से उसमें कर्मचारी काम करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, उनमें बड़ी संख्या में लोगों को नियोजित और बड़े बड़े निगमों से लेकर एकल उद्यमी में शामिल होता है। लेकिन उत्पादन के इन वस्तुओं का क्या होता है? अब देखो, अब वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब उत्पादन करने के बाद उन वस्तुओं का या तो कहीं और उसको भेजा जाता है या उसको अंतिम उपयोग के लिए भेजा जाता है। अब अंतिम उपयोग के लिए भेजा जाता है तो अब अंतिम उपभोग के क्या होता है, अब इसके बारे में भी हम इसी टॉपिक में जानेंगे। देखिए, हर वस्तु के उत्पादकों को अपने निर्गत को बेचने के लिए, निर्गत मतलब आउटपुट को बेचने की प्रवृत्ति होती है। अब चाहे देखिए, जैसे कि आप खिलौना बनाते, कोई भी एक कारखाने वाले हैं वो खिलौना बनाया, तो खिलौना उसका क्या हुआ? आउटपुट हुआ। तो उसको क्या करेगा? वो बेचेगा, बेचने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए पिन अथवा बटन जैसे लघुत्तम मदों, पिन हो या बटन हो, लघुत्तम मतलब होता है छोटे से छोटा, सबसे छोटा। छोटे मद पिन से लेके वायुयान, ऑटोमोबाइल यानी कार, बाइक या और भी बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती है जैसे कि बस होती है या ट्रक होता है, तो बड़ी मशीनरी अथवा कोई विक्रय योग्य सेवा जैसे कि डॉक्टर। अब सेवा, डॉक्टर क्या करते हैं? आप की दवाई लिखते हैं, आपकी जांच करते हैं, यानी कि आपको सेवा दे रहे हैं। अब तो वो क्या करते हैं? आपसे फीस लेते हैं। तो वकील है या वित्तीय सलाहकार है यानी कि फिनेंशियल एडवाइजर जिसको कहते हैं हम, जो कि हमें इंश्योरेंस से संबंधित या फिर हमारे टैक्स वगैरह से संबंधित जो हमें जो है ना सलाह देते हैं कि किस तरीके से हम सरकार को टैक्स पे करें और हमारा भी फायदा हो। तो उसको हम कहते हैं वित्तीय सलाहकार। कि सेवा जो होती है वो सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन उपभोक्ताओं को बेचने के लिए किया जाता है। यानी कि डॉक्टर अपनी सेवाओं को बेचता है और जो कोई कारखाना का मालिक है या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है उसका जो मालिक है वो अपनी वस्तुओं को बेचता है। उपभोक्ता कोई व्यक्ति हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है उपभोक्ता, यानी कि जो उपभोग करे, तो वो एक आदमी भी हो सकता है या फिर कोई भी उद्यम भी हो सकता है, इंडस्ट्रीज भी हो सकता है। इनके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु, इनके द्वारा क्रय मतलब खरीदे जाने वाली वस्तु अथवा सेवा अंतिम रूप से अथवा अग्रिम उत्पादन के लिए प्रयुक्त हो सकती है। अग्रिम मतलब आगे के उत्पादन के लिए प्रयोग हो सकती है। अब जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई गेहूं खरीदता है, तो गेहूं खरीदता है तो गेहूं जो है ना उसके आटा पिसवा के उसको रोटी बनाने के लिए उपयोग करते हैं, तो वो क्या हो गया?
अंतिम वस्तु के लिए हो गया, अंतिम रूप से हमने उसका उपयोग कर दिया। वही अगर गेहूँ कोई बिस्कुट की कंपनी खरीदती है तो वो उसका क्या करता है, तो उसको फिर से आटा पिसवा के फिर उसको उससे बिस्कुट बनाता है। तो यानी क्या हुआ कि वो आगे फिर से उस गेहूं का उपयोग कर रहा है। जब इसका प्रयोग अग्रिम उत्पादन के लिए किया जाता है तब अक्सर यह विशेष वस्तु अपनी विशेषता खो देता है तथा उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा किसी दूसरी वस्तु के रूप में रूपांतरित हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कपास उत्पादक जो है ना, किसान धागा तैयार करने वाले मिल को बेचते हैं। यानी कपास क्या करता है कि जो किसान ने कपास को उपजाया, तो वो या कपास यानी कि कॉटन को उपजाया, तो वो क्या करता है कि मिल को धागा बनाने के लिए वो कपास दे देता है। जहाँ कपास से धागे तैयार किए जाते हैं, इन धागों को कपड़ा मिल को बेच दिया जाता है, यानी कि विक्रय किया जाता है, जहाँ उत्पादन प्रक्रम के द्वारा इसका रूपांतरण किया जाता है, यानी कि इसके रूप को बदला जाता है, कपड़े बना दिए जाते हैं तथा इस कपड़े को अन्य उत्पादन प्रक्रम के द्वारा अन्य तरीके से पहनने योग्य कपड़े में रूपांतरित किया जाता है। यानी कि शर्ट बनाई जाती है, पैंट बनाई जाती है, सूट बनाए जाते हैं, ये जीन्स वगैरह जो कि तरह तरह के कपड़े बना दिए जाते हैं। अब यह कपड़ा क्या होता है कि उपभोक्ता को अंतिम रूप से बेचने के लिए तैयार होते हैं। अतः वस्तु की ऐसी मद या प्रकार, ध्यान दीजिएगा कि वस्तु की ऐसी मद या प्रकार जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ता के द्वारा होता है, अर्थात जिन्हें पुनः उत्पादन प्रक्रम के किसी चरण से गुजरना नहीं पड़ता अथवा जिनमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अंतिम वस्तु कहते हैं। यानी कि वस्तु की का ऐसा प्रकार जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ता के द्वारा होता है, यानी कि जिन्हें फिर से उत्पादन के प्रक्रम से नहीं गुजरना पड़ता है। जैसे कि अब कपास से धागा बना, धागा से कपड़े बने, कपड़े से फिर रेडीमेड गारमेंट्स बना, तो इस तरीके से फिर अब वो रेडीमेड गारमेंट बन गया, तो अब उसको और किसी स्टेज से नहीं गुजरना है। तो अब हमने उसका क्या किया, वो हमारे उपयोग के लिए रेडी है, तो हम उसे खरीदते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को अंतिम वस्तु कहा जाता है। अब इसे अंतिम वस्तु क्यों कहा जाता है? अब देखिए इसका उत्तर यहीं पे दिया हुआ है कि क्योंकि अंतिम वस्तु क्यों कहा जाता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बार इसका विक्रय होने के बाद, एक बार जब आप खरीद लेते हैं तो यह सक्रिय आर्थिक प्रवाह से बाहर हो जाता है, यानी कि यह इकोनॉमिकल फ्लो से बाहर हो जाता है। अब अभी क्या हो रहा है कि जो कपास है, कपास बिका, अब कपास बिकने के बाद धागा बना, धागा फिर से दूसरी कंपनी को बेच दिया गया, और फिर धागा कपड़ा जो है ना वहाँ से बना, तो कपड़ा जो है रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी का बेच दिया गया। लेकिन रेडीमेड गारमेंट जब हम खरीद के लाते हैं तो क्या उसे जो है ना हम फिर से करते हैं, मतलब फिर से बेचते तो नहीं है, हम कहीं से उससे पैसा तो नहीं लेते हैं, हम उसको प्रयोग करते हैं। लेकिन वही अगर कोई दुकानदार है, शॉपकीपर है, जो कपड़ा बेचने वाला शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर अगर उस कपड़े को मतलब क्वांटिटी बहुत सारा लेता है और फिर से उसको बेचता है ग्राहक को, तो वो जो शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर के लिए अंतिम वस्तु नहीं कहलाएगी। जब किसी भी उत्पादक के द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, अब देखिए अभी कपड़ा जो है, कपड़ा में कोई बदलाव तो नहीं किया जाता है, यद्यपि अंतिम क्रेता के द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अब उसको हो सकता है कि हम जो है ना फिर से उसके स्टाइल को चेंज कर दें। वस्तुतः कई अंतिम वस्तुएं ऐसी होती है जिनका उपभोग के दौरान रूपांतरण होता है। जैसे कि चाय की पत्ती का उपभोग हम उसी रूप में नहीं करते जैसा कि हम खरीदते हैं, बल्कि इसका उपयोग जो है ना पीने वाले चाय के रूप में होता है, जिसका उपभोग किया जाता है, यानी कि जिसको हम यूज करते हैं। इस तरह हमारे रसोई में प्रायः भोजन पकाने के माध्यम से
कच्चे जो खाद्य पदार्थ, जैसे हम कच्ची सब्जी लाते हैं, आटा वगैरह जो होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, पकाते हैं, तब वो खाने के लायक बनता है। किंतु घर में भोजन पकाने का कार्य आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है। अब कहोगे कि क्यों भैया आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है? आर्थिक क्रियाकलाप इसलिए नहीं है क्योंकि उससे उत्प घर में बनाया गया भोजन बाजार में बेचने के लिए नहीं बनता है, वो उपभोग के लिए होता है। यदि इसी प्रकार के भोजन बनाने या चाय बनाने का काम किसी जलपान गृह का मतलब जलपान गृह यानी कि रेस्टोरेंट में किया जाता है, यानी कि भोजन बनाया जा रहा है या चाय बनाई जा रही है, तो ये काम अगर किसी रेस्टोरेंट में हो रहा है तो वहाँ पर जहाँ इन पकाए गए पदार्थों का को बेचने के लिए विक्रय उपभोक्ताओं को किया जाता है, तो वही मदे जैसे चाय पत्ती अंतिम वस्तु कहलाएगी तथा आगतों के रूप में गिनी जाएगी, जिससे कि आर्थिक मूल्यवर्धन होता है। यानी कि वहाँ पे वो मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु वहाँ पे चाय की पत्ती कहलाएगी, क्योंकि वहाँ पे उसका उपयोग किया जा रहा है अंतिम रूप से। अतः कोई वस्तु अपनी प्रकृति के कारण नहीं बल्कि उपयोग की आर्थिक प्रकृति के दृष्टि से अंतिम वस्तु बनती है। अब इसको देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे कि चाय हम बनाते हैं, अगर हम अपने घर में खुद पीने के लिए चाय बनाते हैं तो वो हमारे लिए अंतिम वस्तु हो गई। लेकिन वही चाय अगर बनती है किसी भी चाय की दुकान पे, तो वो वहाँ पे उसके लिए तब तक अंतिम वस्तु नहीं है, उसके लिए अंतिम वस्तु नहीं है, क्योंकि वो उसको क्या करते हैं, किसी और को बेचते हैं। तो जिसको बेचते हैं उसके लिए अंतिम वस्तु भी, लेकिन उसके जो बेचता है, यानी कि जैसे कि हम खरीदते हैं, तो हमने खरीद के उसको पिया तो वो हमारे लिए हो गई अंतिम वस्तु, और जिसने उसको खरीद के जिसने बेचने के लिए प्रयोग किया, जैसे कि दुकानदार, तो वो उसके लिए अंतिम वस्तु नहीं है। अब अंतिम वस्तुओं को भी, जो अंतिम वस्तु होती है, अंतिम वस्तुओं को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली वस्तु होती है उपभोग की वस्तुएं और दूसरी है पूंजीगत वस्तुएं। आहार और वस्त्र जैसी वस्तुएं या मनोरंजन जैसी सेवाओं का उपभोग उसी समय होता है जब अंतिम उपभोक्ता के द्वारा उनको क्रय किया जाता है, यानी कि अंतिम उपभोक्ता के द्वारा उन्हें खरीदा जाता है। जैसे कि मान लो कि आप चॉकलेट खरीदते हो तो उसका प्रयोग उसी समय कर लेते हो, तो वो, और या फिर मान लो कोई मूवीज़ की टिकट लेते हो तो मूवीज़ आप उसी समय देख लेते हो, तो इन्हें उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। इसमें सेवाएं भी सम्मिलित है, जैसे कि आप कहीं पे कोचिंग जाते हो, कहीं पे स्कूल में पढ़ने जाते हो, तो ये सारी जो है ना क्या कहलाते हैं, अंतिम वस्तुएं। सेवाओं को भी वस्तुओं की श्रेणी में यहाँ पे गिना जाता है। इसके बाद कुछ अन्य प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो टिकाऊ प्रकृति की होती है, यानी कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, उत्पादन प्रक्रम में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसी वस्तुओं में, जो टिकाऊ प्रकृति की वस्तुएं होती है, ऐसी वस्तुओं में औजार, उपकरण या मशीन को लिया जाता है। क्योंकि देखिए, एक बार जब औजार खरीदा जाता है तो वो कुछ समय तक चलता है, यानी कि एक ही बार आपने प्रयोग किया और वो उसी बार ख़त्म हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। उसके एक लंबे समय तक वो प्रयोग किया जाता है। उपकरण है, कोई भी उपकरण आप ले सकते हो, जैसे कंप्यूटर वगैरह जो हम खरीदते हैं, या फिर मशीन लेते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लेते हैं, तो ये ऐसी वस्तुएं जो होती है वो टिकाऊ वस्तु के अंतर्गत आते हैं। यद्यपि हालांकि अन्य साध्य यानी कि साधन वस्तुओं का निर्माण तो करते हैं, लेकिन उत्पादन प्रक्रम में इनके खुद के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अंतिम वस्तुएं भी हैं, किंतु यहाँ अंतिम रूप से उपयोग की जाने वाली अंतिम वस्तु नहीं है। अब मतलब क्या, अब जैसे कि कोई मशीन है, मशीन जो बनाने वाली कंपनी है, मशीन बनाने वाली कंपनी, मशीन को उन्होंने तैयार कर दिया, मशीन को उसने बेच दिया, तो वो अंतिम वस्तुएं है, क्योंकि उसको हमने खरीदा है उपयोग करने के लिए। लेकिन यहाँ अंतिम रूप से उपयोग की जाने वाली अंतिम वस्तु नहीं है, अंतिम रूप से उसका उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि उससे जो वस्तुएं बन रही है उसका उपयोग हो रहा है। ऊपर हमने जिन अंतिम वस्तुओं की चर्चा की है
उससे भिन्न, उससे अलग यह किसी भी उत्पादन प्रक्रम का निर्णायक आधार होता है, जिससे उत्पादन में मदद मिलती है और उत्पादन संभव हो पाता है। इन वस्तुओं से पूंजी के एक भाग का निर्माण होता है, जो कि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें एक उत्पादक उद्यमी ने निवेश किया है तथा वे उत्पादन प्रक्रम में उत्पादन चक्र को जारी रखने हेतु इसे सक्षम बनाते हैं। यह पूंजीगत वस्तुएं हैं तथा इनमें क्रमशः टूट फूट होती है। पूंजीगत मतलब इनमें कैपिटल गुड्स हैं और इसमें टूट फूट होती है, अतः समय समय पर इसमें मरम्मत की जाती है और समय के अंतराल में बदल दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए और डेटेड मशीन अगर हो गई है तो उसको बदल दी जाती है। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा धारित पूंजी के स्टॉक को बचाया जाता है, उसे कायम रखा जाता है और आंशिक या पूर्ण रूप से पुनः नया किया जाता है, और यही इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है जिसका अनुकरण किया जाता है। यहाँ यह याद रहे कि कुछ वस्तुएं जैसे टेलीविज़न सेट, ऑटोमोबाइल यानी कि कार वगैरह जो होती है, घरेलू कंप्यूटर जो हम पर्सनल, जिसको पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, हालांकि अंतिम उपभोग की वस्तुएं हैं, फिर भी उनमें एक समान विशेषता होती है जो पूंजीगत वस्तु जैसी होती है। ये वस्तुएं टिकाऊ भी हैं, अर्थात ये तुरंत अथवा थोड़े समय के उपभोग में नष्ट नहीं होती है। इसका जीवन काल, इसका जो समय होता है वो खाने और पहनने की जो वस्तुएं होती है उसके अपेक्षा लंबा होता है। उपयोग होने पर इनमें टूट फूट होती है, जैसे कि कंप्यूटर की अगर बात करें तो उसमें कीबोर्ड ख़राब होता है या फिर माउस ख़राब होता है या फिर उसमें कभी मदरबोर्ड ख़राब हो गया, कभी एसएमपीएस से ख़राब हो गया, तो तरह तरह की उसमें चीज़ें होती है, वो उसमें टूट फूट होती है और मरम्मत अथवा पुर्जों के बदलने और मशीन की तरह इनकी भी सुरक्षा, रखरखाव और पुनः नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। इसलिए हम इन वस्तुओं को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। तो अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और आगे के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इससे आगे की बात। तब तक के लिए शुक्रिया और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।